प्रश्न नंबर आपका 923। तो गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो जो गुजर्रा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है ये कहाँ पे आपको मिला है? ये मिला है आपका नंबर ए, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है 924। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में लिखे गए हैं? तो 1, 2, नंबर 1 2, बी नंबर 1, सी लिखे देते आपके नंबर 3 और डी है आपका 4। तो अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों में हुई है? तो वो ये आपकी 4 लिपियों में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका नंबर डी। एक और ध्यान दे लीजिए 24वां प्रश्न। अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों में हुई थी? तो 4 लिपियों में हुई थी। और गुजर्रा लघु शिलालेख कहाँ मिला था? ये मिला था मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है 925। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं ब्राह्मी एवं खरोष्टी में, केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी खरोष्टी एवं अरामायिक में, ब्राह्मी खरोष्टी अरामायिक एवं ग्रीक में। तो अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं तो वो किस में लिखे हैं आपके? केवल ब्राह्मी में। तो जो अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं वो सिर्फ केवल ब्राह्मी में ही लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी 925 का। अगला प्रश्न है 926। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? घटनाओं की सूचना देते थे, सेना का नेतृत्व करते थे, धर्म प्रचार करते थे, राजस्व वसूल करते थे। तो अशोक के शासन में जो प्रतिवेदक थे वो क्या करते थे? तो वह करते थे आपकी घटनाओं की सूचना देते थे। तो जो अशोक के समय में शासन में प्रतिवेदक थे वो क्या करते थे? उनका काम क्या होता था? घटनाओं की सूचना देना। अगला प्रश्न है 927। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में, उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में, उसके धार्मिक विचार के बारे में, या उपरोक्त तो सभी। तो जो अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो वह आपकी जानकारी मिलती है नंबर डी, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसके धार्मिक विचार क्या थे उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। तो अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये तीनों ही जानकारी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है 928। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? तो गुजर्रा, रूपनाथ, सांची, सारनाथ। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? तो वो कौन सा है आपका? गुजर्रा अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिला है ना, दतिया। अगला प्रश्न 929। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो नंबर ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, नंबर बी अशोक का निट्टूर अभिलेख, नेत्र अभिलेख, सी अयोध्या अभिलेख, नंबर डी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो 929वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो कहाँ प्राप्त होता है आपका? तो वो होता है आपके अशोक का जो निट्टूर अभिलेख, इसको क्या बोला जाता है? नेत्तूर अभिलेख भी बोला जाता है। तो वहाँ से आपको क्या होता है? अशोक का नाम प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कौन सा अभिलेख है? अशोक का निट्टूर अभिलेख। अगला प्रश्न है 930। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने, हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो वो आपके अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है 931। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 2 में, शिलालेख 1 में, शिलालेख 12 में, या शिलालेख 13 में? तो प्रश्न क्या है आपका?
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो जो कलिंग युद्ध हुआ था वो अशोक का कौन सा शिलालेख है जो इसमें वर्णन है किसका? कलिंग युद्ध का। तो वो है आपका नंबर डी, शिलालेख 13वें में। तो जो 13वां शिलालेख है बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है अशोक का, जिसमें क्या प्राप्त होता है आपको? कलिंग युद्ध की विजय के बारे में जो उसमें वर्णन है उसमें लिखा गया है शिलालेख 13वें में, और क्या क्षत्रियों का वर्णन भी किया गया है। 9 से 32, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो स्तंभ अभिलेख 5 से, शिला अभिलेख 1 से, शिला अभिलेख 9 से, या शिला अभिलेख 11 से। तो निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर जो पशु बलि दी जाती थी उस पर रोक लगाई थी? किसने? अशोक ने। तो यह किस शिलालेख में इसका वर्णन है? तो ये है आपका नंबर शिलालेख 1 में। तो शिलालेख आपका 1 क्या दर्शाता है कि पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, है ना। तो जब कलिंग युद्ध हुआ था तब कलिंग युद्ध हुआ था आपको ईसा पूर्व, कब? 2 से 61 ईसा पूर्व में, है ना। तो तब क्या हुआ था, तब क्या उससे पहले क्या करते थे? तब ब्राह्मणवाद कर्मकांडवाद में क्या था? पशुओं की बलि दी जाती थी। जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म परिवर्तन किया, किसमें? बुद्ध धर्म में, तब उसने अहिंसा नीति, हिंसा नीति को त्याग कर अहिंसा नीति अपनाई, और उसने सभी प्राणियों के द्वारा जो मानव वध किया है, वो जो पशु बलि दी जाती थी, पशुओं का वध किया जाता था, उस पर रोक लगा दी थी, और उसको क्या किसमें वर्णित कर दिया था? एक शिलालेख गढ़वाया था और उस पर उसकी सूचना दी थी। तो वो शिलालेख कौन सा था आपका? शिलालेख 1। अगला प्रश्न 9 से 33, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो रुम्नदेही स्तंभ, मास्की का लघु स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह आपका कौन सा अभिलेख है? तो है आपका नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो किस स्तंभ लेकर उसने लिखवाया है? तो वह आपका भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है आपका 9 से 34, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, गिरनार स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ, या सारनाथ लेख के साथ? तो राजा जो खारवेल का नाम जुड़ा है वह जुड़ा है आपका नंबर सी, हाथी गुफा लेख के साथ। तो राजा खारवेल ने क्या किया था? हाथी गुफा लेख लिखवाया था, है ना। अगला प्रश्न है 9 से 35, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है, हिंदी है? तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह आपकी कौन सी? पाली, जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी, है ना, पाली। अगला प्रश्न है 9 से 36, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वह प्रदान करता है आपका नंबर डी, समुद्रगुप्त के। तो ये इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 9 से 37, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? गिरनार, कालसी, सावाजगढ़ी, मेरठ? तो निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो वह कौन सा है आपका? नंबर सी, सावाजगढ़ी। अगला प्रश्न है 9 से 38, निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तीसरा लघु स्तंभ लेख, पांचवा बृहत स्तंभ लेख, पहला लघु स्तंभ लेख, दूसरा बृहद स्तंभ लेख? तो निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? वह कहा जाता है आपको नंबर ए, तीसरा लघु स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है? रानी अभिलेख। तो तीसरा लघु स्तंभ लेख है उसको क्या कहा जाता है? रानी अभिलेख। अगला प्रश्न है 9 से 39, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास का पर्याप्त ध्यान दिया था?
तो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से, अशोक का रुम्नदेही स्तंभ अभिलेख से, और रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से, स्कंदगुप्त का गिरनार का अभिलेख। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास का पर्याप्त ध्यान दिया था? तो वह दिया था आपको नंबर सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न है 940। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी शिला अभिलेख निम्नलिखित भाषा में है। अरमाइक एवं ग्रीक में, आरमाइक में, ग्रीक में एवं ब्राह्मी में। तो प्रश्न क्या है आपका, अफगानिस्तान में जो प्राप्त अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में थे? तो वो थे आपके अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में। तो अफगानिस्तान में मिले अभिलेख अशोक के किस भाषा में थे? अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है 941। निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? तो बलि था, भाग था, भक्ति थी, उद्रंग थी। तो निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? तो वह था आपका भाग, है ना। तो मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? तो वो आपका भाग था। अगला प्रश्न है 942। तो रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रनिवास का निरीक्षक, गणिकाओं का निरीक्षक, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक, लोक नर्तकों का निरीक्षक। तो रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह हुआ आपका नंबर सी, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। तो प्रश्न आपका 942 क्या है? रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। अगला प्रश्न है 943। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था स्वर्ण, चांदी तथा तांबे का परीक्षक, मंच प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष। तो प्रश्न क्या है आपका 943? मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। तो रूपदर्शक कौन था? तो वह था आपका नंबर सी, है ना, सिक्कों का परीक्षक। तो मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था सिक्कों का परीक्षक। अगला प्रश्न है आपको 944। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नाम अधिकारी था, किसका था? गणिकाओं का अध्यक्ष, है ना। रूपदर्शक ये राय है ना, सॉरी, रूपदर्शक। तो मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था गणिकाओं का अध्यक्ष, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, रंगमंच का प्रबंधक, सिक्कों का परीक्षक। तो प्रश्न क्या है आपका 944? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, वह था आपका कौन सा? सिक्कों का परीक्षक। अगला प्रश्न है 945। सार्तवाहक किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को, दलालों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो सार्तवाहक किसे कहते थे? तो वह कहते थे आपके नंबर ए, व्यापारियों के काफिले को। तो सार्तवाहक किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। अगला प्रश्न है 946। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो है आपका भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को बेच देना, भूमि को पट्टे पर देना, या भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। तो भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो वह है आपका नंबर डी, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। जैसे कि पहले सरकारी ज़मीन जिस पे कोई वन वगैरह खड़े रहते थे, घास वगैरह, जंगली वगैरह, तो किसी इंसान ने उसको साफ करके उसको जोत लिया, है ना, तो उसको क्या करते थे? उसी का वो खेत हो जाता था, है ना जी। अगला प्रश्न है 947। राज्य कौन थे? तो मौर्य शासन में अधिकारी थे, चोल राज्य में व्यापारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, या शक सेना में सैनिक थे। तो राज्य कौन थे? तो जो राजुक थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके मौर्य शासन में अधिकारी, ए। तो राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न फिर वही आ गया, राजुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न है 949।
मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? सेना का प्रधान होता था, कोष की देखभाल करता था, कर को प्राप्त करता था। तो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? तो वह था आपका कोष की देखभाल करता था। तो सन्निधाता का संबंध किससे था? कोष की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है 950। मौर्य काल में भाग था भूमिकर, गृहकर, जलकर, हिरण्य। तो मौर्य काल में भाग था वह क्या था आपका? भूमिकर। तो जो मौर्य काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता भाग। अगला प्रश्न है 951। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, तो कौन था? लवणाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, तो वह कौन था? वह था आपका नंबर डी, पौतवाध्यक्ष, है ना। तो मौर्य प्रशासन में माप और तौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? पौतवाध्यक्ष। अगला प्रश्न है 952। निम्नलिखित में से कौन मौर्य रेगिन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो पन्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, शून्याध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य रेगिन अधिकारी तौल माप यानी माप तौल का प्रभारी था? तो वह कौन था आपका? वो था आपका पौतवाध्यक्ष, है ना। अगला प्रश्न है 953। पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? सिक्कों को ढालना, नौका, राजकीय रंधनशाला या मापतौल। तो पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो आप सभी अब पहचान गए होंगे, वो क्या था आपका? मापतौल। अगला प्रश्न है 954। द्रोण एक माप था अनाज के लिए, तरल वस्तुओं के लिए, कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। तो द्रोण एक माप था, तो किस लिए था? वह था आपका नंबर ए, अनाज के लिए, है ना। तो द्रोण एक माप किसके लिए था? आपके अनाज के लिए। अगला प्रश्न है आपका 955। अदेव मात्रक भूमि क्या थी? नंबर ए, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके। नंबर बी, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती हो सके। नंबर सी, बंजर भूमि। डी, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो 955 का प्रश्न क्या है आपका? आदेव मात्रक भूमि क्या थी? तो वह क्या थी आपकी? वह थी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, उसे क्या कहा जाता? आदेव मात्रक भूमि।